Hello friends, my name is Anuj Goyal from Get My University. नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइजरी इशू किया है 25 मार्च 2021 को, जिसमें बीएस और एमडी के क्लासिफिकेशन को क्लियर किया गया है और ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स ने एमडी में एडमिशन लिया था, स्पेशली फॉर फिलीपींस, उन्हीं को गैजेट नोटिफिकेशन से बाहर रखा जाएगा 18 नवंबर 2021 से पहले। बट जो स्टूडेंट बीएस में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 2019 में, 2020 में या 2021 में एडमिशन लिया था, वो गैजेट नोटिफिकेशन का पार्ट बनेंगे। एंड डेफिनेटली जो एफएमजीएल गाइडलाइंस जो न्यू इशू की गई हैं गैजेट नोटिफिकेशन की, वो उन पे लागू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अगेन बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस बच्चों में है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपके लिए समझना, चीज़ों को जानना, क्योंकि आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे कैंपेन के, इस पूरे इनिशिएटिव के। तो इसी मद्देनज़र ये पूरी प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्म होंगे और आप ये जानेंगे कि इसमें हमने एक एक पॉइंट का एनालिसिस किया है जो अभी एडवाइजरी आई है, और इसमें आप जानेंगे कि शायद जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो इशू की है ये बिल्कुल वेल रिसर्च नहीं है। उनके जो भी सलाहकार हैं शायद उनको आइडिया ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम का, और एक बहुत ही हेजी सा एक जनरल परसेप्शन बेस्ड एडवाइजरी इशू किया गया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। इसको देख के आपको सारे रीजंस पता चलेंगे कहाँ पे एनएमसी की एडवाइजरी कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये कहीं भी किसी भी लीगल ग्राउंड पे स्टैंड नहीं करने वाली, और क्यों ये किन पॉइंट्स पे ये अच्छे तरीके से फेल होगी और आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। सो दोस्तों, ये वो एडवाइजरी है इशूड ऑन 25 मार्च, जिसके अंदर 5 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं, और इसकी जो बेसिक परसेप्शन है, प्रियम्बल है, वो है नेशनल मेडिकल कमीशन इज considered the representation received from medical students who are pursuing BS course in Philippines prior to publication of Gazette seeking exemption, और उसके रिगार्ड में वो उन्होंने अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जब ये एम्बेसी की एडवाइजरी इशू हुई थी 28 फरवरी को, अगेन स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन था, जिसको लेकर काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल मेडिकल कमीशन से मिले भी थे। आपकी डॉक्टर अरुणा वानिकर जो चेयरपर्सन है यूजी बोर्ड की, उनसे मीटिंग भी हुई थी, और उन्होंने क्लियरली अश्योरेंस दिया था कि कोई भी डिसीजन जो होगा वो बच्चों के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगा। एनएमसी इज देयर टू प्रोटेक्ट द डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एनएमसी हैज़ ट्राइड टू प्ले लिटिल स्मार्ट, बट समहाउ वी फील कोई भी चीज़ जो होती है वो मेरिट पे होती है, लॉजिक पे होती है, और हमारे देश में कोर्ट ऑफ लॉ है जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को बहुत स्ट्रांगली देखा जाएगा और इनसे आंसर मांगा जाएगा। सो दिस इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ 28 फरवरी एडवाइजरी। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटेंट को लेकर। सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है, आज आप 25 मार्च को ये एडवाइजरी इशू कर रहे हो, जबकि 26 नवंबर को आपको एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मनीला के एम्बेसडर ने क्लियरली पूछा था कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और वहाँ पे आपने अपना ये दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कैटेगोरिकली समझाया था कि एम्बेसी और एनएमसी के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है। और जहाँ एम्बेसी इज़ वेरी कंसर्न, उन्होंने बोला था कि कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड द नीड आर परस्यूइंग बीएस कोर्सेज, अ लार्ज स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज intending to take fresh admission have reached out to embassy. Your urgent response is helpful. पॉइंट है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वाई इट टुक नेशनल मेडिकल कमीशन टू आंसर और टू गिव एन एडवाइजरी आफ्टर 5 लॉन्ग मंथ्स, जबकि ये एडवाइजरी तो डे 1 पे आनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आप 18 नवंबर को एक एडवाइजरी, एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, क्या उस गैजेट नोटिफिकेशन का एक पार्ट नहीं होना चाहिए था, सो दैट स्टूडेंट्स को उसी टाइम पे क्लैरिटी मिलती कि ये बीएस और एमडी का क्या क्लासिफिकेशन है। जो बच्चे गैजेट नोटिफिकेशन के बाद, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैव कॉल्ड एनएमसी ऑफिस, उनके कॉल सेंटर पे बात हुआ, हर रिप्रेजेंटेशन में पर्सनल मीटिंग भी हुआ, वेरी कैटेगोरिकली दे वर टोल्ड, ऑन रिकॉर्ड कॉल्स हैं बच्चों की, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत क्लियर हैं, इट इज़ ऑल अबाउट एडमिशन। उसमें बीएस और एमडी का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं था, कोई ये तो नया पॉइंट आउट ऑफ द ब्लू आप लेके आ गए हैं, राइट? तो क्या उन बच्चों के साथ आपने विश्वासघात नहीं किया है यहाँ पे, कि आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे और सडनली आप ये क्यों लेके आ रहे हैं? हम इस चीज़ में नहीं जाना चाहते कि क्या आपके कंपल्शंस हैं, क्या आपकी मजबूरियां हैं, इस तरह से आप बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं। बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि बच्चों के साथ जो भी आप लोग कर रहे हैं, बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, और सब कुछ जानते हुए आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, और इससे आप कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे।
देखिए, जो 4 जनवरी को जो आपकी एडवाइजरी इशू हुई थी, उसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बोला था एनएमसी से डिस्कस करके that NMC has confirmed that applicability of regulation and conveyed that student currently pursuing BS course and will commence MD after 18th November will require a special relaxation from NMC. जब NMC ने पहले एक अपना क्लियर पॉइंट दिया था कि 18 नवंबर के बाद जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, राइट, उनको हम एक स्पेशल डिस्पेंशन देंगे, और ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड्स है, तो क्या हुआ, आज वो आपकी खुद ही की एडवाइजरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 1. कमिंग टू द मेन एडवाइजरी, और पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. सो एडवाइजरी का पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट BSMD कोर्सेज आर 2 सेपरेट डिग्रीज इन फिलीपींस. BS कोर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद MBBS कोर्स. सो मतलब BS को MBBS आप नहीं मान सकते. Therefore, after publication of Gazette 18th November, the students who have already taken admission in foreign medical course, which is not equivalent to MBBS course, cannot be treated as eligible qualification to practice medicine in India. Whereas the student who have taken admission in MD prior to 2021 Gazette can be considered. So, इसका मतलब हम सबको बिल्कुल क्लियर है कि ओनली जो मेडिसिन, मतलब जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ मेडिसिन प्रोग्राम, उन्हीं को हम लोग अलाउ करेंगे, BS वालों को हम अलाउ नहीं करेंगे. सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि जो बच्चे 2019 में 20 में एडमिशन लिए थे, वो एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है, जो फिलीपींस फॉलो करता है, या दूसरे भी कैरेबियन कंट्रीज फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, कनाडा फॉलो करता है, जहाँ BS करना कंपलसरी होता है, उसके बाद आप MD में जाते हैं. दैट्स एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट कंट्री. क्या जो 2019 और 20 के जो बच्चे थे, वर दे डे ड्रीमिंग, क्या उन्हें सपने आ रहे थे? दे वर ड्यूली फॉलोइंग द गाइडलाइंस लेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. उस समय NMC एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. जो गाइडलाइंस उन्हें दिए गए थे, वो प्रॉपर लीगली उस गाइडलाइंस के हिसाब से गए हैं. सो द सिंपल पॉइंट इज, मैं आपको अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाने जा रहा हूं. कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से आप बैक डेट में, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते. इनफैक्ट जो 16 अप्रैल में जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी, जज का पॉइंट बिल्कुल क्लियर था कि रिट्रोस्पेक्शन में नहीं जाना चाहिए. एडिंग टू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया था, जहां पिटिशनर जो था, स्टूडेंट संगीत सिंह तंवर वर्सेस नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, 27 सितंबर 2013 को ये केस था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था, और ये जो जजमेंट था, ये स्टूडेंट के फेवर में गया था. इस जजमेंट में ये रिट्रोस्पेक्शन वाले पॉइंट को बिल्कुल क्लियर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. मैं कुछ वर्ड, सिर्फ पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूं. रेगुलेशंस have a retrospective effect as it would be adversely affecting those students who on the basis of eligibility certificate have proceeded overseas and have completed a medical education and obtained a primary medical education or in the process of doing so. तो किस तरह से इफेक्ट करेगी? इट इज सेटल्ड दैट द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, हाउएवर अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस टू मेक लेजिस्लेशन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. जब तक कुछ बहुत ज्यादा कंपेलिंग नहीं है, कहीं आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जा ही नहीं सकते हैं. सेम आर लाइबल टू बी डिक्लेयर्ड एज आर्बिट्रेरी एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आपके आर्टिकल ऑफ 14 जो है, राइट टू एजुकेशन, उसके वायलेशन का माना जाता है. इसीलिए आप रेट्रोस्पेक्शन में कुछ नहीं कर सकते. द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अनलेस द पावर टू रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इज ग्रांटेड expressly or by necessary implication, such subordinate legislation cannot be made. In the present case, we cannot infer that such power has been granted to MCI in any event. In the present case, the MCI has not indicated any compelling reason why regulation was necessary. So दोस्तों, बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन थी बाय दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. रिट्रोस्पेक्शन में कुछ नहीं जा सकता. स्टूडेंट्स ने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और गाइडलाइंस फॉलो की हैं, और इसमें कहीं कहीं एक स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं आता, और इसको 100% कोर्ट कंसिडर करेगी ही करेगी. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग एक RTI हम लोगों ने आपके लिए डिस्कवर की. एक RTI फाइल की गई एक स्टूडेंट के द्वारा 10 जून 2019. That daughter has cleared class 12th with physics, chemistry, bio, PCB 60%. She want to study psychology from Philippines.
शी विल गेट एडमिशन इन MD प्रोग्राम इन 2021। जो पेरेंट ने बोला है कि साइकोलॉजी के बाद 19 से 21 में वो एडमिशन मिलेगा उसको। विल शी बी एलिजिबल टू डू MD प्रोग्राम इन फिलीपींस इफ शी क्लियर नीट 2020? आंसर आप देखिए यहाँ पे, as per the provisions made in the screening test regulation 2002, the Indian citizen leading to take admission in MBBS or equivalent medical course in medical university outside the country has mandatorily to qualify NEET, which is definitely student qualify करने के लिए बोल रहा है। Therefore, if a candidate qualify NEET in 2020, जो parent ने plea दिया है बिल्कुल, and take admission in MD program in 2021, he should be eligible for the prevailing regulations। अब आप मुझे बताइए, आप ही का रिप्लाई, आप ही एक बच्चे को अलाउ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 21 में आप जाइए रेगुलेशंस के साथ, बिल्कुल क्लियर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस RTI की कॉपी को आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे। सो बच्चों ने तो सीधा, इट्स ऑल इन ब्लैक एंड वाइट, देयर इज नथिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो दोस्तों, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जो भी NMC कर रही है वो कितना ब्लंडर कर रही है। कहीं ना कहीं जब ये फैक्ट्स, ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, इट विल बी नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर देम टू डिफेंड, और ये टेक्निकलिटीज हैं जहां ये लोग फॉल्टर करने ही वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, द ब्रिजिंग कोर्स इन फील्ड is used to join courses in field of science research in Philippines, science and research in Philippines, which is factually completely utterly wrong। BS कोर्स साइंस और रिसर्च के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं किया जाता। इट इज अ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो किसी भी प्रोग्राम के लिए किया जाता है, स्पेशली मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। सेम एज आई टोल्ड यू, सेम स्ट्रक्चर फॉलोड इन अमेरिका ऑल्सो। पहले प्री मेडिसिन होता है, फिर मेडिसिन होता है। दूसरा पॉइंट, the pattern in BS followed by MD course, however, in the said BS course are not taught preclinical subjects in anatomy, biochemistry, biophysics, microbiology. Rather, they are taught subjects like biology, psychology, which is equivalent to class 12th in India. Hence, BS course is a basic degree prior to completion in reference to Indian education. The same does not even qualify a candidate to be eligible for MBBS course in India. So, दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। होपफुली शायद NMC के लोग भी इसको देख पाएँ और ये समझें कि थोड़ा सा अगर बेटर रिसर्च किया होता तो ऐसा गलत नोटिफिकेशन नहीं दे पाते। मैं करिकुलम लाया हूँ आपके सामने 2 कॉलेजेस का। सो कॉलेज 1 का करिकुलम है फॉर BS प्रोग्राम, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। दीज आर द क्योंकि यहाँ रेफरेंस बायोलॉजी का दिया गया है, इसलिए यहाँ BS बायोलॉजी का करिकुलम रेफर किया गया है। सब्जेक्ट्स आप देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन, साइकियाट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। आप देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स बाकायदा क्रेडिट्स के साथ कितने कितने क्रेडिट्स क्या पढ़ाया जा रहा है करंट में। तो आप कहाँ से बोल सकते हैं कि BS जो है या जो प्री मेडिसिन बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो तो क्लास 12, क्या कौन सी क्लास 12 में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और साइकियाट्री पढ़ाई जाती है? आई थिंक पुअर रिसर्च, वेरी पुअर आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा कॉलेज, ये जस्ट किसी स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किया कि सर ये देखिए, ये बाकायदा उनके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ने शेयर किया है जो अभी करंट में उनका टाइम टेबल है। सो इट्स वेरी रियल टाइम। सब्जेक्ट्स आप देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट, कितना क्लियर, कितना ट्रांसपेरेंट है। शायद आप लोग भी चाहिए तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या टाइम टेबल फॉलो होता है। मोर ओवर स्टूडेंट्स जो इवन साइकोलॉजी भी, अगर आपका यही कंटेंशन है कि हमें ये 5 सब्जेक्ट चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे BA साइकोलॉजी कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दीज सब्जेक्ट्स एंड दे कैन बी ऑल्सो टॉट विद दीज सब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि वहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता। आई थिंक फंडामेंटली फैक्चुअली ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इस एडवाइजरी का है। A candidate who has already undergone the requisite study in class 11-12 in India and qualified in NEET UG being the prerequisite for proceeding to a foreign medical institute shall not gain any further knowledge by undergoing BS course। BS course बेकार है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। A student should not do it क्योंकि वो 11-12 की एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो हमने देख लिया कितना 11-12 में पढ़ाया जाता है, which seems to be mandatory course for obtaining admission in primary course in Philippines। So अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? एक एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये आप जो पढ़ा रहे हैं ये बेकार पढ़ा रहे हैं। ज़रा एक स्टडी करते हैं और एक एनालिसिस करते हैं, क्या NMC के पास राइट्स हैं एक एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करने का? सो ये देखिए, मैं आपके सामने लाया हूँ एक फ्लो चार्ट
It is about American education system, simply exactly which Philippines follow. So they have a 4 year of high school education till class 10th. उसके बाद प्री मेडिसिन का प्रोग्राम होता है फॉर द लोकल स्टूडेंट्स से 11th-12th, वन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. हमारे बच्चे क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके जा चुके होते हैं, इसीलिए वहाँ पे उनको जो बीएस की ड्यूरेशन का क्रेडिट वैल्यूएशन मिल जाता है फॉर 2 years. एंड जनरली बीएस की ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1.5 years to 2 years. In US, then a student has to undergo 4 year of medical education, which is divided into basic sciences and clinical sciences. And then there is a residency program. Same study being taught in Philippines. क्या NMC अपने किसी भी कॉन्शियसनेस में ये बोल सकती है क्या कि USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का एजुकेशन सिस्टम खराब है बिकॉज वी फील BS प्रोग्राम इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट एडिंग अ वैल्यू टू दिस? यू कैनॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स. सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि NMC कहीं भी अपने ही पॉइंट को वैलिडेट नहीं कर सकती. सेकेंडली, ओवर एंड अबव, जहां आप ये बोल रहे हो कि हमारी जो ड्यूरेशन है 54 months की होनी चाहिए, आप इंडिया में पढ़ा रहे हो, आप इंडिया को फॉलो करिए. हर कंट्री हैज अ लिबर्टी टू टीच देयर ओन एजुकेशन सिस्टम. नो कंट्री इज कंपेल्ड टू चेंज देयर एजुकेशन सिस्टम एज पर योर एजुकेशन सिस्टम. एंड टू एडिंग टू दिस, जो हमारी जो स्टूडेंट ने रिट पिटीशन फाइल की है उसमें क्लियर वर्ड्स लिखे हैं. द रेगुलेशन 4I गैजेट कार्ड हैज लेड डाउन अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 months. This duration was not mentioned in the repealed act and is not mentioned in the present NMC act. NMC, therefore, this regulation is ultra vires of section 36 of NMC act by virtue of plain and simple language of section 36(4) of NMC act. MBBS course less than 54 months of course is already recognized by section 36(4) of NMC act. Now the notification which is subordinate legislation cannot override section 36(4) of NMC act. समराइज कर देता हूं, हमारे यहाँ जो पेरेंट मेडिकल एक्ट है दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 1954, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बाइबल है मेडिकल एजुकेशन का. और उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, समहाउ यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट और वहां से आपको एक रिकरेक्शन या कुछ उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो पिटीशन है उसमें तो NMC की पावर्स को ही चैलेंज कर दिया गया है और जो लिटरली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती. आप एब्रप्टली ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते. एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ. आप ये बताइए, जब आप एक एग्जिट एग्जाम ऑलरेडी ले रहे हैं, आप नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं. एक एग्जिट एग्जाम जो होता है उसका पर्पस होता है स्टूडेंट्स की नॉलेज टेस्ट करना, उसकी इवैल्यूएशन चेक करना, है ना. तो जब आप वो सब चीज चेक, आप एंट्री लेवल पे नीट ले रहे हैं, एग्जिट पे आप नेक्स्ट ले रहे हैं, तो समहाउ फिर ये रेगुलेट करने की जरूरत क्या है किसी भी एजुकेशन सिस्टम को. इस तरीके से तो आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, कोई भी कंट्री आपको फॉलो नहीं कर सकती. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है जिसने इंडिया से MBBS किया है, 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, कल को वो USMLE का एग्जाम देना चाहता है, यूएस में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो क्या USMLE में जो ECFMG है वो ये बोलेगी कि आप लोग ने इंडियन एजुकेशन में पढ़ाई की है, हमारे सिस्टम से पढ़ाई नहीं की, तो सॉरी, वी आर नॉट अलाउइंग यू टू पार्टिसिपेट इन USMLE? कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? सिंपल, वी हैव एग्जाम कॉल USMLE. आप उसकी डिफिकल्टी लेवल जज करिए. आपका काम चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना है टू मेंटेन द क्वालिटी एंड ऑर्डर, बट आप सिस्टम को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते. आपका काम है बच्चे के पोटेंशियल को जज करना, बट आप पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दूसरे कंट्री को इंपोज नहीं कर सकते. वेरी क्लियर. सो दोस्तों, दिस इज अगेन अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ अ स्टूडेंट एंड इट इज अ अनवांटेड प्री मेडिटेटेड अटेम्प्ट बाय NMC विद व्हाटएवर इंटरेस्ट दे हैव. दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं. देखिए, NMC कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है, कोर्ट केसेस भी ऑब्जर्व कर रही है और रियलाइज कर रही है कि क्या क्या चीज़ें उनके अगेंस्ट में जा सकती हैं. एंड दैट इज़ वेयर बिना किसी को बताए, बिना कोई लाउड नॉइस किए, वो छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस भी कर रहे हैं. ये है गैजेट नोटिफिकेशन के वर्ड्स, जहाँ उन्होंने जो प्राइमरी परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जो 4 कंडीशन दी थी, उनमें एक कंडीशन थी, स्टूडेंट should be registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medical in the jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the license given to the citizen. That means registered, उसको वहाँ रजिस्टर होना है. That means एग्जिट एग्जाम वहाँ का देके और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. 4 मार्च को इन्होंने एक नई एडवाइजरी, एक सर्कुलर इशू किया है
बाय मिस्टर शंभू शरण कुमार डिप्यूटी सेक्रेटरी। आप देखिए वर्ड्स में कितना चेंज कर दिया। अ मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री मस्ट बी रजिस्ट्रेबल, फ्रॉम रजिस्टर्ड टू रजिस्ट्रेबल। छोटे छोटे चेंजेस हैं बट इन चेंजेस से पूरा इंस्टेंस चेंज हो जाता है, राइट। दैट मीन्स क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए ओके हो। यहां हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आप देखिए कहीं ना कहीं एनएमसी बहुत स्मार्टली यहाँ चेंजेस भी कर रही है जो शायद हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि कहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं और कहाँ पे उनको खुद से बाउंस बैक करके चीज़ों में करेक्शन लाना पड़ रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे, शांति से चुपचाप से कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस तरह से आप गैजेट नोटिफिकेशन में चेंज कैसे ले आएंगे, आप बताइए ना। तो बहुत इरेगुलरिटीज और इरेटिकनेस है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। आपका खुद का 5 अप्रैल 2019 का जो सर्कुलर था, जो डॉक्टर आर के वत्स सेक्रेटरी जनरल एमसीआई ने दिया था, उसमें आप लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था कैंडिडेट हु क्वालिफाइड नीट, his NEET score will be valid for 3 years. Such candidate shall be entitled to pursue MBBS equivalent program including pre-medicine, language course. क्लियर। तो जब आप खुद ही बोल रहे हैं, आपने आरटीआई में भी इसी को रेफरेंस लेके जवाब दिया है, तो कहीं कोई डाउट रह ही नहीं चाहता। आपको अगर कोई डाउट होता तो आप प्री मेडिसिन वर्ड यूज नहीं करते। तो जब आप उसको बोल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेल कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोग्राम बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एंड दे हैव टू, एनएमसी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट वहाँ बीएस पढ़ने नहीं गए हैं, बीएस और एमडी का पूरा प्रोग्राम करने गए हैं। सो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपनी एडवाइजरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि हम तो एनएमसी हैं, हमें नहीं पता एमसीआई ने क्या किया है। सॉरी, इस तरह से तो कुछ हो ही नहीं सकता। एमसीआई भी एक रेगुलेटरी बॉडी थी जिसको अमेंड करके एनएमसी बनाया गया। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप लोग इशू कर रहे हैं। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है जो बच्चे को लेना पड़ता था। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में अभी तक आप बच्चे से प्री मेडिसिन की डिग्री मांग रहे हैं, बीएससी कहाँ से की है, किस कंट्री से की है, बीएससी और बीएस, राइट। दैट मीन्स मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, एक सिस्टम पिछले इतने टाइम से 15 साल से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिलीपींस अच्छे ग्रेजुएट्स दे रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। क्या आप लोगों ने साइंटिफिक स्टडी की है उसके पीछे कि जो चीज़ चल रही है, बच्चे इवन लाइसेंसिंग लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ये सारा चीज़ें खराब हो जाती हैं और पूरी सी गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं। क्या एज अ स्टूडेंट हमारा राइट नहीं है ये जानना कि आपने क्या रिसर्च किया है, क्या साइंटिफिक स्टडी है? इवन जो आपने स्टडी की है वही क्वेश्चन के दायरे में आ रही है, उसी में आपको नॉलेज ही नहीं है, फंडामेंटल लेवल पे आप फ्लॉ कर रहे हैं। तो आज आप 15,000 इतने बच्चों के साथ अगर आप इतना बड़ा इस तरह से कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, तो क्या आपकी आंसरेबिलिटी नहीं बनती इस चीज़ को लेकर? देर हैज़ टू बी सम रेफरेंस, देर हैज़ टू बी सम साइंटिफिक एविडेंस, देर हैज़ टू बी सम कमिटी जो डिसाइड करे कि 4 साल और 5 साल में क्या डिफरेंस है। देर हैज़ टू बी क्रेडिट्स, लर्निंग कितनी है। फिलीपींस फॉलो वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम। 2016-20 घंटे की मैंडेटरी क्लर्कशिप करनी पड़ती है आपको, इतनी एग्रेसिव क्लर्कशिप कहीं नहीं होती है। बिलीव मी, इंडिया के कॉलेजेस में क्या मैंडेटरी, आपने क्या क्वालिटी बेंचमार्क्स और चेक्स लगा रखे हैं। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था किस तरह से एनआरआई सीट्स को प्ले अराउंड किया जा रहा है, कैटेगरी चेंज की जा रही है। सो बॉस देखिए, जाएंगे तो बहुत अंदर तक चीज़ें जाती हैं। द पॉइंट इज, एक बच्चा बहुत सिंपल सी बात मांग रहा है और आप ही की बातों को आप ही से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का पक्ष बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों ने कुछ इलीगल काम नहीं किया। बहुत जेन्युइन इंटेंट और जेन्युइन रिसोर्सेज और जेन्युइन एस्पिरेशन के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं। हमारा कोई गुनाह नहीं है एज अ स्टूडेंट। अगर मेरे पेरेंट्स के पास नहीं है इतना पैसा, तो क्या आप मेरे से मेरी एजुकेशन का राइट छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। आपके लिए ट्रांजिशन करना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें बच्चे के लिए, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ दें, नए कॉलेज लाएं और उसके बाद उसको बोलें कि बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर करिए। फी रेगुलेशन आप कर नहीं पाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें भी कई सारे पिटिशंस हैं। सो इसको आप समझने की कोशिश करिए। कहीं भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। एक चीज़ और दोस्तों, अगेन मेरे पास कई फ़ोन आए कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस देखिए,
सब जेन्युइन इंटेंट के साथ काम कर रहे हैं और मिल के काम कर रहे हैं, पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली, अगर हमें भरोसा है अपने जुडिशरी पे और अपने सिस्टम पे, आपको ज़रूर इसमें मिलेगा। बताना ये सब इसलिए ज़रूरी था जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि हम कोई जनरल आपसे हवाबाजी में बात कर रहे हैं। देयर आर लॉजिकल ग्राउंड्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इनटू दिस होल फेज, राइट। सो इसी पूरे के साथ इंटेंट के साथ दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ पेशेंस रखिए, रिलैक्स रहिए। कोई आपका पॉजिटिव पॉइंट हो तो कंट्रीब्यूट करिए, डेफिनेटली एनी पॉइंट कम फ्रॉम एनीवेयर। एक छोटा सा एनालिसिस था। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आप पुरानी वीडियो देखिए जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया है, और डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें जस्टिस मिलेगा और होपफुली आप लोग एक अच्छा क्लैरिटी के साथ आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, शायद उनके भी मन के अप्रीहेंशंस दूर होंगे, वो भी नहीं घबराएंगे, और उनके पेरेंट्स को भी बताइए कि इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बात है सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की और थोड़ा सा पेशेंट रहने की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।